हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का रिवीजन क्लास का 44वां पार्ट देखेंगे, जो आपके जीएफसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे प्रश्न को जो है अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है स्वतंत्रता करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्यों को करने एवं भोगने की सकारात्मक शक्ति है। तो ये कथन था बारकर महोदय का, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बारकर कहता है कि पार्कर जो है ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा से ये लिया था। इसका मत था कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, जिसका अर्थ ऐसा कार्य करने की या ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने के योग्य हो। ठीक है, तो ये कहा था बारकर ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, कमजोर और अस्थिर सरकार की विशेषता है। तो इसकी विशेषता होती है बहुदलीय संविदा प्रणाली की। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुदल पद्धति एक ऐसी दल प्रणाली है जिसमें कोई एक दल विधायिका पर अपने बहुमत द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने में सफल नहीं होता है, और एक ऐसे दल के अभाव में जो स्वयं ही सत्ता प्राप्त करके सरकार चलाने की स्थिति में हो। ऐसी पद्धति जो है कई बार मिलीजुली सरकारों के निर्णय की ओर ले जाती है। ठीक है, और सन 1958 में जो है 5वीं रिपब्लिक का उद्घाटन के पश्चात जो है फ्रांस अस्थिर बहुदल प्रणाली का उदाहरण पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधेयक संबंधी कार्रवाई से संबंधित नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैरी मेंडरिंग। ठीक है, गैरी मेंडरिंग जो है ये विधेयक संबंधी कार्रवाई से संबंधित नहीं माना जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के अंतर्गत जो है निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण करने की समस्या है। यह आवश्यक है कि क्षेत्रों का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो और निर्वाचन क्षेत्र जहां तक हो सके भौगोलिक दृष्टि से समान हो। और बहुधा ऐसा होता है कि स्थानों के पुनर्वितरण के समय जो है सत्तारूढ़ दल इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य को विभक्त करता है कि वह स्वयं अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और इस उपाय को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गैरी मेंडरिंग के गवर्नर एल्डीज गैरी ने, ठीक है, एल्डीज गैरी ने सन 1812 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। तब से उन्हीं के नाम पर इसको जो है गैरो मेंडरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके थॉमस हेयर का नाम संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व को, और इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व को थॉमस हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अल्पसंख्यकों को उतनी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। सन 1851 में इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने यह योजना प्रस्तुत किया था, जो आगे चल के जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसको हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जेएस मिल। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल तथा रैमजे मेयर के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। और मिल का कहना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन कला के लिए एक महान उन्नतिजनक योजना है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसके अंतर्गत मतदाताओं के प्रत्येक भाग को उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहा जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो है प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतों की एक संख्या प्राप्त करनी पड़ती है। मतों की इस संख्या को निकालने के प्राय 2 सूत्र में काम में लाए जाते हैं। प्रथम सूत्र आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रवर्तक हेयर द्वारा दिया गया था, और इसे आंद्रे ने सन 1855 में पहले पहल जो है डेनमार्क में लागू किया, इसलिए इसे आंद्रे प्रणाली भी कहा जाता है। और दूसरा सूत्र दिया था डूप ने, और अब अधिकतर द्वारा जो है प्रतिपादन सूत्र द्वारा ही निश्चित संख्या निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंद्रे प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है,
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? अनेक प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन एक प्रत्याशी ही चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का अर्थ यह है कि समूचे देश में को जितने विधानसभा के लिए सदस्य चुनने होते हैं उतने ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली एक सदस्यीय प्रणाली से अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह कमजोर वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था में जो है 2 गुण बताए जाते हैं। इसमें ये बताया जाता है, पहला कि यह बेहतर प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है और दूसरा कहता है कि ये जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से जो है विशेष हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार है? आप लोग जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है और प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। यह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है तथा वह जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये सभी जो है इनके गुण माने जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। तो सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अंतर का प्रमुख आधार है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका शक्तियों का आपसी संबंध। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किन देशों में सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध हैं? तो न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध हैं भारत और अमेरिका में, या कह सकते हैं भारत और यूएसए में। न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र का महत्वपूर्ण नियामक इसकी कार्यविधि है और इसकी कार्यविधि 2 सिद्धांतों में से एक पर आधारित हो सकती है। यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार परिचालित होती है तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, किंतु अगर यह दूसरे सिद्धांत कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार परिचालित होती है तो इसका कार्यक्षेत्र जो है व्यापक हो जाता है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाले सिद्धांत को तथा अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया वाले सिद्धांत को जो है अपनाया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक शासन प्रणालियों में इकाइयों को शक्ति प्राप्त होती है तो केंद्र से प्राप्त होती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकात्मक शासन व्यवस्था में विविध प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें जो है प्रशासनिक कुशलता व सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है जो इन्हें आवश्यकता सत्ता प्रदान करती है। एकात्मक व्यवस्था में नागरिकों के लिए सत्ता व राज्य भक्ति का एकमात्र स्रोत केंद्रीय सरकार ही रहती है और इन सरकारों की सभी प्रशासनीय अधिकारों का स्रोत जो है संविधान नहीं होकर जो है केंद्रीय सरकार मानी जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को संघीय व्यवस्था का नमूना माना जाता है? संघीय व्यवस्था का नमूना माना जाता है तो यूएसए को। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। संघ जो होता है, ठीक है, संघ शब्द जो है अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द फेडरेशन से बना है, फेडरेशन से बना है, ये लैटिन शब्द है और ये फेडरेशन जो है ये फोएडस से बना निकलता है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। ठीक है, संघ जो है अंग्रेजी के फेडरेशन से बना है और फेडरेशन जो है फोएडस के लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ होता है क्या होता है, संधि या समझौता होता है। और इसकी शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समझौते द्वारा निर्मित राज्य को क्या कहा जाता है, संघ राज्य कहा जाता है। और संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। और संघीय व्यवस्था जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले यूएसए के द्वारा ही इसे अपनाया गया था
और विश्व के अनेक ऐसे राज्य अब हो गए हैं जैसे कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट इससे संबंधित जितने थे सबको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में राज्यों को उच्च सदन के समान प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ये भारत में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिका अगर देखा जाए तो अमेरिका में सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व होता है, चाहे उनका क्षेत्रफल या जनसंख्या कुछ भी हो। अमेरिका की सीनेट में 100 सदस्य हैं और ऑस्ट्रेलिया में सीनेट में जो है 60 सदस्य हैं। और अगर भारत में देखा जाए तो भारत में प्रत्येक राज्य को आवंटित स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा ब्रिटिश राज व्यवस्था को एक अनूठापन प्राप्त होता है? तो संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से जो है इंग्लैंड में राजतंत्र है, किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। और सिद्धांत और व्यवहार की इस भेद के कारण ही जो है एक वैज्ञानिक थे आग, उन्होंने लिखा था कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, पर उसका रूप जो है सीमित संवैधानिक राजतंत्र और वस्तुतः वह जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि किसने जो है इंग्लैंड को लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संज्ञा दी थी? तो आग महोदय ने। ठीक है, आग महोदय ने, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो संवैधानिक शासन का अर्थ क्या होता है? संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन, विधि के शासन के आधारित अनुशासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, ये यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक सरकार के सीमित अर्थ बोधन होता है, क्योंकि संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार जो है संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर जो है केवल विधि के अनुरूप ही संचालित हो। और इस प्रकार की सरकार वाली राजनीतिक व्यवस्था में ही संविधानवाद संभव है, और संविधानवाद की उपस्थिति केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही संभव माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर है, ब्रिटिश संसद एक वैधानिक संप्रभु है। ठीक है, जो ब्रिटिश संसद है ये एक वैधानिक संप्रभु है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोकसदन और लॉर्ड सभा है, और लोक सदन जो है ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन और लॉर्ड सभा जो है द्वितीय सदन माना जाता है। और वैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। और ब्रिटिश संसद जो है कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही जो है सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है, और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। और संवैधानिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में जो है ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही जो है संसद की संप्रभुता कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ब्रिटिश संसद जो है एक वैधानिक संप्रभु है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक संसदीय व्यवस्था में जब मंत्री द्वारा रखा प्रस्ताव विधानमंडल के पलट पर नामंजूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो सारी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण संसद के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, और इसका अभिप्राय है कि मंत्रीगण तभी तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो। और स्वयं प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्रीगण संसद के सदस्य होते हैं, और मंत्रियों को उसी सदन में मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है जिसके वे सदस्य होते हैं। अगर उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास हो जाए या सरकार को सदन में पराजय का मुँह देखना पड़ता है तो इसका प्राय है सभी की हार होती है। ऐसी परिस्थितियों में सभी मंत्रियों को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे जो है सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है, और इससे पता चलता है कि सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासकीय एकरूपता विशेषता है तो किसकी विशेषता है? तो ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्येक एकात्मक राज्य में स्थानीय प्रशासन को भी व्यवस्था होती है, जैसे ब्रिटेन में काउंटी व बारो तथा फ्रांस में जो है प्रशासनिक विभाग। परंतु जो केंद्रीय सरकार की स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की प्रशासनिक मितव्यता तथा कार्यकुशलता के लिए स्थापित करती है, एकात्मक सरकार प्रशासन तथा विधायन के क्षेत्र में एकरूपता स्थापित करती है, क्योंकि केवल एक राष्ट्रीय विधायिका होती है और
क्योंकि सभी शक्तियाँ जो है केंद्र शासन में समाहित होती हैं, अतः कानून निर्माण तथा इसके क्रियान्वयन के में जो है एक रूपता होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नागरिकता, अंतःकालीन संसद और अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध आदि कुछ उपबंध जो है ये जो थे ये 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए थे। और इसी तारीख का जो है उद्देशिका में उस तारीख के रूप में जो है उल्लेख किया गया है, जिस तारीख को भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपर्पित किया था। और संविधान के जो शेष उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। ठीक है, तो लागू पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 का हुआ था और कुछ उपबंध थे जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग जानते होंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है कुल अनुसूचियों की संख्या आपका 12 है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान को किस देश से उधार लिया था? तो आप लोग जानते होंगे आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर जो है निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नाम निर्देशन, ये सभी जो है कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया था। और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का जो निर्देशन होता है 2 वर्ष में, ये भी जो है आपके आयरलैंड से ही लिया गया था। और नीति निर्देशक तत्व को भी आयरलैंड से ही लिया गया था। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रपति 2 कालों तक पद पर रहा? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है एक बार 1884 से लेकर के 1963, ठीक है, और एक बार पुनर्निर्वाचित हुए थे। ये पहला कार्यकाल उनका जो है 1952 से लेकर के कब था? 1952 से 1957 तक था। और दूसरा कार्यकाल जो था 1957 से लेकर के 1962 तक। ठीक है, तो लगातार 2 कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का था। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। ठीक है, अनुच्छेद 83 के अनुसार जो है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से जो है यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो है संसद की विधि द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार जो है प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र ही निवृत्त हो जाएंगे। ये अनुच्छेद आपका 83 कहता है। तो अस्थायी सदन राज्यसभा है और अस्थायी सदन आपका लोकसभा है। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में और संविधान के भाग में नहीं था, इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसमें सम्मिलित किया गया। इस समय संविधान में जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? तो लेनिन ने कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेनिन का एक ग्रंथ था साम्राज्यवाद वर्सेज पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन ने यह धारणा जो है प्रकट की थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं आपके केसी व्हीयर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस पुस्तक में उन्होंने संघीय शासन की शक्तियों में विभाजित का तरीका बताया है, ताकि क्षेत्रीय व केंद्रीय सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र व सहयोगी बनी रहे। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसने
यह सिद्धांत दिया सबसे अपनी योग्यता के अनुसार और सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये मार्क्स द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मार्क्स कहता है कि जब समाजवाद का निर्माण पूर्ण हो जाता है और सर्वहारा अधिनायक तत्व संपूर्ण जनता के राज्य में जो है परिणित हो जाता है और राज्य का उसी समय जो है पूर्णतया विलोप हो जाएगा। और जब समाज इस नियम को अपना लेगा, हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार और हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, अर्थात उस समय जो है जबकि लोग सामाजिक आदान प्रदान के मौलिक नियमों का पालन करने में इतने अभ्यस्त हो जाएंगे और जब उनका श्रम इतना उत्पादक हो जाएगा कि वे शिक्षा से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है मार्क्स द्वारा बताए गए थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 91 नंबर प्रश्न है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स हैं। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की कृति है और इसको उन्होंने दिया था 1971 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये प्रकाशित हुई थी 1971 में, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स द्वारा। 92 नंबर क्वेश्चन है, लाक के सामाजिक समझौता के अनुसार कितने समझौते हुए थे? तो 2 समझौते हुए थे। ठीक है, लाक ने 2 समझौतों का वर्णन किया था। पहला था खुला अथवा सामाजिक समझौता, जो व्यक्ति ने राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने हेतु किया था और परिणाम स्वरूप जो है राज्य समुदाय का जन्म होता है, जिसे संप्रभुता संपन्न स्थिति मिल जाती है। और इसके उपरांत समुदाय व व्यक्ति के बीच एक निहित समझौता होता है, जिसके अंतर्गत जो है शासक लोगों के 3 प्राकृतिक अधिकारों की प्रभावशाली ढंग से रक्षा करने का दायित्व ले लेता है। यह समुदाय सरकार के सामाजिक समझौता है और शासक समझौते की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जो है वचनबद्ध होता है। ठीक है, तो उन्होंने 2 समझौते दिए थे, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने 20वीं शताब्दी में सामाजिक समझौते का नया दृष्टिकोण दिया था? तो जॉन रॉल्स ने दिया था। ठीक है, बी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन रॉल्स ने 1921 से लेकर के 2002 इनकी एक पुस्तक थी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो हम लोग पिछला जो पढ़े हैं क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत यह तर्क दिया था कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं, उनमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है। और सामाजिक अनुबंधन की तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए रॉल्स ने जो है एक अन्वेषणात्मक युक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, और ये जो दिया था ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये 1971 में अमेरिका में जो है प्रकाशित हुई थी, जॉन रॉल्स की थी, और उसको सामाजिक समझौते का नया दृष्टिकोण का जनक भी माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था राज्य का अधिकार शक्ति नहीं इच्छा है? तो ग्रीन ने कहा था ऐसा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संप्रभुता पर ग्रीन का विचार है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस चिंतक ने राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था? तो ये बेंथम नहीं किया था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक सिद्धांत को विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत को इसको विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके प्रमुख विचारक मैकाइवर माना जाता है। और रक्त संबंध ने समाज को जन्म दिया और कालांतर में समाज के राज्य की उत्पत्ति हुई। और इसके अन्य विचारक में सर हेनरी मैन, गिलक्राइस्ट, गैटल ये सभी थे। ठीक है, तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थन में मैकाइवर, हेनरी मैन, गिलक्राइस्ट, गैटल ये सभी जो है ठीक है, और जेरेमी बेंथम जो है इसका समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को शेयर भी थोड़ा कीजिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।